नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है, क्या रीजंस, अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ जो हमने रिसर्च के थ्रू पता लगाई है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। क्या मैसेज हम देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू वो आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर खुशियों की लहर आ चुकी है, क्योंकि अमरीकियों ने आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के गधों के सरताज हैं, पाकिस्तान के PM हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के डेप्यूटी PM है, पाकिस्तान की CJI हैं, CJI नहीं होंगे, CJP होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो सकते, चीफ CJP हैं, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान के और क्या क्या है वो गधों के सरताज हैं, वो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट कर लिया है खुद की आर्मी डे के ऊपर। लेकिन अगर हम पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये है कि अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एक जो दुखद घटना निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग, मैंने देखा कि अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, उस प्लेन के अंदर जो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल कर आई है वो यही है कि वो एयर इंडिया का प्लेन था। AI-171 उस प्लेन का नाम था। इसी के साथ उसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट, मतलब इन टोटल 254 मेंबर्स ह्यूमंस उसके अंदर मौजूद थे, इंसान उसके अंदर मौजूद थे। और वो जो प्लेन क्रैश, वो जो प्लेन है वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड जो उसने कवर अप किया था वो 225 फीट का था, मतलब 200 मीटर, 625 फीट का था, मतलब 200 मीटर के लगभग ऊंचाई पे गया। लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को मेंटेन आउट करते हुए ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाया और फिर वो नीचे की तरफ आने लगा और वो क्रैश कर गया। क्रैश का इम्पैक्ट ऐसा है कि लैंड ये है, प्लेन आके यहाँ पे क्रैश कर जाता है। आपके सामने वो वीडियोस आ रही है। हाँ, क्रैश ऐसा नहीं कि प्लेन घिसते हुए जा रहा है फिर क्रैश करता है, फिर हवा में फूट जाता है, फिर नीचे आ रहा होता है मलबा, ऐसा नहीं है, वो नीचे आके इम्पैक्ट से क्रैश करता है। ये प्लेन का अभी तक की पूरी अपडेट यही है। लेकिन अब क्या रीज़न क्या हो सकते हैं, ये है या तो जैसे कार्तिक अभी बता रहे थे कि कार्तिक आप वो इंजन वाला जो बोल रहे थे, क्योंकि वो जो वीडियोस में एक बार फिर से आपके सामने चलाना चाहूँगा और उस वीडियो को आप देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्लेन एक तरीके से खुद ही पूरा आगे और पीछे की तरफ से दोनों एक साथ तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आके फिर फटा है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं और प्लेन उस दौरान ही नीचे आ चुका है। सवाल यह है कि अचानक से ऐसी तकनीकी खराबी किस तरीके से आई है, इसके ऊपर क्या पहले जाँच नहीं की गई, क्या टेस्ट नहीं किया गया, क्या कुछ हुआ है। और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है तो इससे पहले देखने को मिला है कि चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई आम जनता हो, एयर इंडिया से लगातार कई बार शिकायत करता नजर आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लगातार ऐसी शिकायतें देखने को मिली है। तो क्या एयर इंडिया ने कहीं ना कहीं, एयर इंडिया की क्या गलती थी, अब इस पर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होगी तो ही पता चलेगा। और एयर इंडिया भी यही कहेगा कि इस पर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। एयर इंडिया खुद से कुछ बात नहीं कहेगा सबसे पहले, और कार्रवाई जिस तरीके से आपको सबको पता है कि DGCA करेगा। और क्या वो जैसे वो कितनी ईमानदारी तरीके से होती है, कहीं वो हैम्पर तो नहीं होती, ये सब चीज़ें भी आगे चल के देखने वाली होती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेन था, लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी मौजूद हो, फॉरेनर्स मौजूद हो, कौन सी क्या उनकी नेशनलिटी थी, क्या सब चीज़ें थी, तो वो पैसेंजर लिस्ट आना भी अभी बाकी है कि सारे भारतीय मौजूद नहीं, तो हो सकता है उसके अंदर और भी मुल्क के लोग मौजूद हो और किस तरीके से क्या सारी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि आप इसके ऊपर राजनीति ना करें। आप अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी बातों को अपने तक ही रखें। आप सिर्फ मानवता के लिए बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री राम से यही दुआ रखें कि जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोग बच जाए। क्योंकि जो वीडियोज़ निकल के सामने आ रहे हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं कि जिस तरीके से वो जो इम्पैक्ट हुआ है, प्लेन के जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो आफ्टर वीडियोज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले हैं। हार्ट ब्रेकिंग वीडियोज़ हैं जिनको हम सही में देख के लगता नहीं है कि शायद कोई बच पाएगा। लेकिन प्लीज़, मैं तो आप लोगों से यही दुआ करूँगा कि ऑप्टिमिस्टिक रहें और भगवान से यही दुआ मांगें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। और जो रूल्स हैं रिगार्डिंग जो भी एविएशन होता है हमारे देश के अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट करें। क्योंकि देखिए, प्लेन चेक तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि प्लेन चेक नहीं हुआ है। टेक ऑफ करने से पहले प्लेन की सारी चीज़ें चेक हुई होंगी, सारी चीज़ें चेकआउट हुई होंगी, जितनी भी अथॉरिटीज़ है सबने सारी चीज़ें की। अहमदाबाद एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सारे चेक्स किए होंगे। इसी के साथ साथ जो एयर इंडिया ने जो सारे चेक्स किए होंगे, इसी के साथ साथ जो और भी अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्होंने सारे चेक्स किए होंगे। तो चेक्स तो सारे हुए होंगे, लेकिन कहने की बात यही है कि जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं यही है कि ये नुकसानदेह है, ये हमारे देश के लिए नुकसानदेही है, ये हमारे समाज के लिए नुकसानदेही है कि जो ऐसे केसेस निकल के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री उसको हैम्पर आउट करता है, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है कि क्या ट्रैवल करना सेफ है या नहीं है। बिल्कुल, लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है।
लेकिन अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो कार्तिक चौधरी जी के जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड ही है ना वहाँ से? नहीं आसिम मुनीर मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सॉरी। नहीं आपने बोला था नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो कार्तिक चौधरी के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो यहाँ पे कैमरे पे एडमिट करने से मना कर रहे हैं। नहीं तो इन्होंने मेरे को आसिम मुनीर की बहुत तगड़ी बात बताई थी, ये कैमरे पे बताना नहीं चाहेंगे उस चीज़ को, लेकिन तो मुझे तो ये लगा था कि बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो आसिम मुनीर को इन्वाइट कर लिया गया अमेरिका में। बिल्कुल। क्या है, क्या अमेरिका अब पाकिस्तान का दोस्त हो चुका है? हमसे दुश्मनी है उनकी? देखिए अमेरिका, हम नहीं जाए फिर अमेरिका, मार्वल देखना छोड़ दें? बिल्कुल मार्वल देखना छोड़ दो। और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दे दी है, और ये लॉलीपॉप पाकिस्तान के आसिम मुनीर को दी है, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी है। और ये इसलिए दी क्योंकि वो आर्मी का जनरल है। अब वहाँ पर प्रधानमंत्री की तो इज्जत है नहीं, अमेरिका को भी पता है अपनों को काम किससे निकला रहा है। अब अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है दोस्तों? अमेरिका शुरुआत से ऐसा करता है, टाइम टू टाइम पाकिस्तान को मिडल ईस्ट के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसे लॉलीपॉप्स देता हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा दिया क्यों है। इससे पहले पाकिस्तान को लॉलीपॉप कब दी गई थी दोस्तों? तब दी गई थी जब वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर अयूब खान के टाइम पे भी दी गई थी, जियाउल के टाइम पे भी, और परवेज के टाइम पे दी गई थी, और अब भी दी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब क्यों दिए? पहले तो दी थी कि पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को काउंटर करना था, और अब पाकिस्तान के जरिए ईरान को काउंटर करना है। ईरान जैसे कि आप सबको पता है कि अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, उसको तैयारी करनी है और उसको न्यूक्लियर वेपन चाहिए भी चाहिए। रशिया इंटरनल चैलेंज के थ्रू उसकी मदद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका ये चीज़ नहीं चाहते। अब इजराइल चाहता है कि अमेरिका की मदद लेकर ईरान के जितने भी न्यूक्लियर सेटलमेंट साइट्स हैं यहाँ पर अटैक किया जाए, और इस अटैक के लिए कुछ आजू बाजू के जितने भी एयर बेसिस हो सकते हैं देशों के, होस्टिंग अमेरिकन होस्टिंग कंट्रीज़ के जितने भी एयर बेसिस हो सकते हैं उनके इस्तेमाल किया जाए। और जैसे कि आपको पता है, मैप के जरिए आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ईरान के जैसे बाजू में पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को लॉलीपॉप सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि मौका रहते जब भी समय आए तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान की एयर बेसिस का इस्तेमाल किया जाए। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिकन करते थे। अमेरिकन जो कार्गोस थे वो वहाँ पर उतरते थे, पाकिस्तानियों को जानने की कोई इजाज़त भी नहीं थी कि उन कार्गोस के अंदर क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं बताते थे। और उस कार्गो को वहाँ पर उस नूर खान एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अटैक कर दिया था। और उस दौरान ये भी बातें निकल कर आई कि अमेरिका खतरनाक तरीके से सतर्क हो गया और अमेरिका ने इंडिया को कहा कि आप प्लीज़ कृपया करके इन अटैक्स को रोकिए। ऐसी थ्योरीज थी। और नूर खान एयरबेस तो प्रॉपर तरीके से अमेरिका कंट्रोल करता था, ये बात एकदम कन्फर्म है। पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे जो गिने चुने इक्के दुक्के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म की है, जो मदरसा नहीं गए थे टाइम अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए थे, है ना। तो उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म करा है। तो प्रॉपर चीज़ एक तो कंफर्म है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है और इसराइल के फेवर में अटैक करना चाहता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि इसराइल भी चाहता है कि न्यूक्लियर सेटलमेंट साइट्स ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर कैओस होने वाला है बहुत तगड़ी तरीके से, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया ने भी अब डर दिखा दिया है। और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई आप लोग तो मिसाइलें छोड़ेंगे ईरान के ऊपर, इसराइल छोड़ेगा हूतियों के ऊपर, कभी हिजबुल्लाह सीरिया के अंदर एक्टिव हो जाएगा, हमास गाजा में एक्टिव हो जाएगा, यमन के अंदर हूतीज एक्टिव हो जाएंगे, सब मेरे तो सऊदी तो पीछे पड़ गया, ऊपर से मिसाइलें आएंगी जाएंगी। तो सऊदी ने क्या कहा, अमेरिका को कहा कि भाई आप एक डिफेंस सिस्टम दे दीजिए। तो अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इसराइल सऊदी को दे दिया और सऊदी को कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई भी मिसाइल आपके ऊपर आती है तो आप उसको इसकी मदद से रोक लीजिएगा और फिर बच जाइएगा। तो प्रॉपर तरीके से सारे सीन मिलाएं तो ये देखने को मिल रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है, मिडिल ईस्ट के अंदर कैओस होने वाला है। जो सिचुएशन है उसको अमेरिका उठाकर इसराइल के फेवर में डालना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि अब ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने ये कहा है कि हम पर जो भी अटैक होएगा हम उसको सहेंगे और फिर रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करने के अंदर ईरान क्या करेगा, ईरान हमास को एक्टिव करेगा, हिजबुल्लाह को एक्टिव करेगा, हूतियों को एक्टिव करेगा। और ईरान ने कहा है कि जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं, हमारे आजू बाजू के देशों के अंदर जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं उन सबके ऊपर हम अटैक कर देंगे। अब इनके अंदर सऊदी के अंदर भी बेसिस है और ईरान के आसपास भी बेसिस है। तो अमेरिका ने क्या करा है, अपने बेसिस के ऊपर मौजूद जितने भी नॉन आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन सबको उठा के वापस बुला लिया, बोले कि आप लोग वापस आ जाइए, जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं वही वहाँ पर रहेंगे। तो सारे सीन मिलाए तो ये देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो कैओस होने वाला है पाकिस्तान के हाथ में, यानी कि पाकिस्तान के कंधों पर अमेरिका बंदूक करके चलाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने कहा कि ईरान रिटेलिएट करेगा तो ईरान सबके ऊपर रिटेलिएट करेगा, ईरान नहीं दिखेगा कौन है। तो क्या ये रिटेलिएशन पाकिस्तान सह लेगा? क्योंकि पाकिस्तान की तो अब खतरनाक तरीके से बैंड बजने वाली है, क्योंकि पहले ईरान इंडिया की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन आ रहे थे और अब ईरान के भी कोई ड्रोन कभी कामाकाजी ड्रोन किस तरीके से यूक्रेन में धूम मचा कर आ रहा है वो सबको पता है। तो हाँ, रशिया के जरिए क्योंकि ईरान ने रशिया को दे दिया था। और अब देखने वाली बात यही है कि किस तरीके से ईरान क्या पाकिस्तान के ऊपर भी कोई अटैक कर देता है अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो। और देखने वाली बात फिर ये है कि पाकिस्तान को बचाता कौन है, क्योंकि हर संभव प्रयास तो ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से बर्बाद हो सकता है।
और अमेरिका उसके फेवर में जा रहा है, पाकिस्तान को हर जगह से पटाने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान के आसिम मुनर को उधर बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेजेस मिल जाते हैं, IMF से फंड आ जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, ढेरों सारा पैसा आता है। और सबको पता है कि पैसा घूम फिर के हवाले के जरिए से दुबई में जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि दुबई के अंदर लॉक्ड फाइल्स जो है अनलॉक्ड फाइल्स लीक हो गई थी, जिसके अंदर पता चल गया कि आसिम मुनर का दुबई में कितना पैसा है और शहबाज शरीफ के बुर्ज खलीफा में कितने फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स के अंदर कमरों में क्या है, ये सब चीज़ें। हाँ बिल्कुल सही बात कार्तिक ने कही कि पाकिस्तान एक मोहरा है। और एक और चीज़ थी जो कार्तिक शायद बोलना भूल गए, वो यही है कि जब ईरान के ऊपर अटैक कर रहा होगा पाकिस्तान, तो ईरान का एक मित्र है जो पाकिस्तान का पापा है, चाइना, वो भी पाकिस्तान को जब फटकार लगा रहा होगा तो हमसे बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे और तमाशा देखेंगे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर हमारे पास एक मौका होगा कि हमारे बलूच भाइयों को आज़ाद करवाएं, ऊपर से हमारा कश्मीर जो उन्होंने चुरा लिया था उसको वापस लें, और ये सारी चीज़ें तमाम चलती रहेंगी। सिंध के ऊपर एक आवाज़ उठ रही है, सिंध वापस आना चाहता है हिंदुस्तान में, तो वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन वीडियो को अंत करते हुए वापस से मैं उसी मुद्दे पर आपको लेकर जाना चाहूँगा कि जो अहमदाबाद में हुआ है उस पर राजनीति करने के बजाय एक मुश्त बैठ कर भगवान से ये दुआ कीजिए कि जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं तो ज़्यादा लोग बच जाएं, क्योंकि इंसानियत और मानवता यही कहती है कि कोई भी धर्म, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक विचारधारा, कोई भी चीज़ किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और जो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है बस वही हो, यही मैं चाहूँगा और यही चीज़ चलती रहेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, बाली बचाएं।